24 नवंबर 1971 एक दरमियानी उम्र का आदमी ब्रीफ केस थामे पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीटल वाशिंगटन के लिए एक वन वे टिकट खरीदता है। इस आदमी ने अपनी शनाख्त डैन कूपर के नाम से की और नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की परवाज़ 305 में सवार हो गया। इस सफ़र में इसके साथ 36 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। ये 70 की दहाई थी। कूपर ने सिगरेट और शराब का ऑर्डर किया। फ़्लाइट अटेंडेंट ने ये सब उसे सर्व की। फ़्लाइट की परवाज़ क्लियर होने के कुछ देर बाद डैन कूपर ने फ़्लाइट अटेंडेंट को बुलाया जिसका नाम फ्लोरेंस शेफनर था और एक लिफाफा उसके हाथ पर रख दिया जिसके अंदर एक नोट था जिसमें लिखा था, मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आकर बैठें। फ़्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर हिचकिचाते हुए उसके साथ बैठ गई। तब कूपर ने अपने ब्रीफ केस में रखे उस बॉम्ब को फ्लोरेंस शेफनर को दिखाया। फौरन से शेफनर ने कॉकपिट में बैठे पायलट्स को यह खबर दी कि जहाज़ हाईजैक हो गया है। कूपर ने इसके बाद 2 लाख अमेरिकी डॉलर कैश और 4 पैराशूट की डिमांड पेश की। जहाज़ की हाईजैकिंग और कूपर की इन डिमांड्स के बाद FBI और एयरपोर्ट पर मौजूद अमला अलर्ट हो चुका था। जहाज़ में मौजूद लोगों के पेश नज़र कूपर की ये डिमांड्स मान ली गई जो इससे बिल्कुल बेखबर थे। जहाज़ लैंड करता है और कूपर की डिमांड्स के मुताबिक 2 लाख अमेरिकी डॉलर कैश और 4 पैराशूट्स पहुंच चुके थे। कूपर को जो करेंसी दी गई थी उसमें $20 के नोट शामिल थे जिनका वज़न करीबन 10 kg था और इन तमाम नोटों के सीरियल नंबर्स भी महफूज कर लिए गए थे। जहाज़ के तमाम मुसाफिर उतर चुके थे और 6 क्रू मेंबर्स में से सिर्फ 2 पायलट और एक फ़्लाइट अटेंडेंट को फ़्लाइट में रोका गया। कूपर अब मेक्सिको जाना चाहता था लेकिन पायलट ने बताया कि जहाज़ में मेक्सिको जाने तक का फ्यूल मौजूद नहीं है और उन्हें किसी और जगह रुककर रिफ्यूल करवा कर दोबारा टेक ऑफ करना पड़ेगा। तब जहाज़ ने रेनो नवाडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग की और रिफ्यूल के बाद शाम 7:40 पर दोबारा टेक ऑफ किया। कूपर ने पायलट को हिदायत की थी कि जहाज़ के लैंडिंग गियर को डाउन, फ्लैप्स को 15 डिग्री और जहाज़ 10,000 फीट से नीचे की बुलंदी पर उड़ना चाहिए। कूपर ने टेक ऑफ के बाद फ्लाइट अटेंडेंट को कॉकपिट में जाने का कहा और बाहर ना आने की हिदायत की और अपने जिस्म के साथ कैश बैग और पैराशूट को बांधने लगा। कुछ देर बाद फ्लाइट अटेंडेंट ने महसूस किया कि जहाज़ में हवा का दबाव तब्दील हो रहा है। तब उन्होंने देखा कि आफ्ट एयर स्टेयर्स का दरवाज़ा खोला गया है और इसी दरवाजे से डैन कूपर ने पैराशूट पहनकर छलांग लगा दी थी। FBI, रेनो पुलिस और दूसरे सिक्योरिटी इदारों के लोग जहाज़ में दाखिल हुए और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जहाज़ से FBI ने 66 अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट्स जो डैन कूपर और मुख्तलिफ लोगों के थे, उसकी टाई का ब्लैक क्लिप, 2 पैराशूट और डैन कूपर के पिए गए 8 सिगरेट के टुकड़े शवाहिद के तौर पर महफूज कर लिए। जहाज़ पर मौजूद क्रू मेंबर से पूछगछ की गई जो डैन कूपर से बराह रास्त राब्ते में आए। उन फ्लाइट अटेंडेंट की निशानदही पर 5 सालों में 800 लोगों के खाके तैयार किए गए जो कि मुमकिना मुल्जिम के तौर पर थे, लेकिन उन सबको तफ्तीश के बाद छोड़ दिया गया। इन 5 सालों में डैन कूपर मीडिया में चर्चा बन चुका था। तब एक न्यूज़पेपर में डैन कूपर का नाम गलती से DB कूपर प्रिंट हो गया और लोगों को ये नाम ज़्यादा पसंद आया। तब डैन कूपर को लोग DB कूपर के नाम से जानने लगे। जहाज़ से जंप के दौरान DB कूपर को किसी भी जहाज़ के अमले के फ़र्द ने नहीं देखा था, इसलिए उस जगह का तयन करना मुश्किल था जहां से DB कूपर ने छलांग लगाई थी। कुछ तफ्तीश के बाद ये नतीजा अखज़ किया गया कि कूपर ने 8:13 पर जहाज़ से छलांग लगाई होगी और माउंट ST हेलन नामी जगह की निशानदही करते हुए उस जगह पर तलाश का फैसला किया गया। FBI के एहलकारों और दीगर सिक्योरिटी के लोगों ने पैदल और हेलीकॉप्टर के जरिए कूपर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई सुराग ना मिल सका। अब ये केस FBI के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इस केस के 9 साल बाद 1980 में एक 8 साल लड़के को कोलंबिया रिवर के किनारे खुदाई के दौरान रेत में $20 के नोट के बंडल मिले जो $5,800 की रकम बनती थी। उसने ये सब अपने पेरेंट्स को बताया जिन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की तफ्तीश के बाद पता चला कि लड़के को मिलने वाले नोटों के सीरियल नंबर्स DB कूपर को दिए गए नोटों के सीरियल नंबर से मैच थे। अब इस केस का राज मजीद गहरा हो गया था। 1 साल तक तफ्तीश जारी रही लेकिन इन गले सड़े नोटों के अलावा कुछ भी ना पता चल सका। जिन 800 लोगों को मुल्जिम करार देकर छोड़ दिया गया था उनमें से चंद की तफसील DB कूपर होने से मुशाबहत रखती थी। सन 1972 DB कूपर हाईजैकिंग के 5 महीने बाद एक शख्स अपने जाली नाम के साथ न्यूयॉर्क लॉस एंजलिस फ्लाइट में सवार हुआ। टेक ऑफ के बाद इस शख्स ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट लिख कर दिया जिसमें $5 लाख कैश और 4 पैराशूट देने की डिमांड की गई थी। अगर इसकी ये डिमांड ना पूरी की जाएगी तो वो जहाज़ में बम ब्लास्ट कर देगा। जहाज़ लैंड होता है और वो 4 पैराशूट और $5 लाख के बदले मुसाफिरों को जहाज़ से जाने देता है। जहाज़ दोबारा अपनी परवाज़ पर रवाना होता है और दौरान परवाज़ वो पैराशूट पहनकर जहाज़ से कूद जाता है।
इस शख्स का नाम रिचर्ड मैककोई जूनियर था। जब ये पकड़ा गया तो बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यही शख्स डीबी कूपर है। रिचर्ड मैककोई को एयर पायरेसी के जुर्म में 45 साल की सज़ा सुनाई गई। डीबी कूपर से राब्ते में रहे फ्लाइट अटेंडेंट ने रिचर्ड मैककोई को पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक रिचर्ड कूपर की तरह मुशाबहत नहीं रखता था। केनेथ क्रिस्टियानसेन 2003 में पहली बार मुश्तबा हुआ जब उसके भाई ने कुछ गैर मामूली चीज़ों को बयान किया। क्रिस्टियानसेन ने वर्ल्ड वार II के दौरान पैराट्रूपर्स के तौर पर खिदमात अंजाम दी थी और 1953 के बाद से वो नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन के लिए एक मैकेनिक और फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर काम कर रहा था। क्रिस्टियानसेन लेफ्ट हैंडेड था और शायद कूपर भी लेफ्ट हैंडेड था, क्योंकि कूपर ने ब्रीफकेस खोलने के लिए अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल किया था और कूपर की मिलने वाली टाई क्लिप भी टाई की लेफ्ट साइड पर लगी हुई थी। 1994 में अपने मरने से पहले क्रिस्टियान ने अपने भाई से कहा था कि कोई चीज़ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ लेकिन नहीं बता सकता। इसके मरने के बाद क्रिस्टियान के बैंक अकाउंट में $2 लाख से भी ज़्यादा की रकम मौजूद थी। फ्लाइट अटेंडेंट शेफनर को जब क्रिस्टियानसेन की फ़ोटो दिखाई गई तो वो काफ़ी हद तक डीबी कूपर से मुशाबहत रखती थी। क्रिस्टियान के मुताबिक वो $2 लाख की रकम एक ज़मीन बेचकर हासिल की थी, जो काफ़ी हद तक गैर तसल्ली बख्श बात थी। इब्तदाई तौर पर कूपर को एक तजुर्बाकार स्काई डाइवर माना जाता था, जो बाद में गलत साबित हुआ जब FBI एजेंट लेरे केयर ने बताया कि कोई भी तजुर्बाकार पैराशूटिस्ट रात के अंधेरे में बारिश के दौरान 200 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और 10,000 फीट की बुलंदी से जंप नहीं करेगा। FBI के मुताबिक DNA एक बेहतर जरिया था जिससे डीबी कूपर की शनाख्त हो सकती थी, क्योंकि कूपर ने जो सिगरेट के टुकड़े छोड़े थे इनसे ये शनाख्त मुमकिन हो जाती। लेकिन यहाँ मसला ये था कि ये सबूत किसी वक्त गायब हो गए थे और उसके बाद ये कभी नहीं मिले। FBI के मुताबिक 1980 में मिलने वाले नोटों से ये नतीजा निकाला जा सकता है कि जहाज से जंप के दौरान डीबी कूपर सरवाइव नहीं कर सका था। जिन 800 लोगों को मुलजिम के तौर पर हिरासत में लिया गया था उनमें से किसी के भी फिंगरप्रिंट जहाज से मिलने वाले फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुए थे। क्या डीबी कूपर ने फ़ौज में खिदमत अंजाम दी थी या वाकई वो 40 साल का दरमियानी उम्र का आदमी था? क्या डैन कूपर या डीबी कूपर उसका असली नाम था? क्या केनेथ क्रिस्टियानसेन और रिचर्ड मैककोई में से ही कोई डीबी कूपर था? और सबसे अहम सवाल, क्या डीबी कूपर जहाज से कूदने के बाद सरवाइव कर पाया था या नहीं? ये केस अमेरिकन जराइम की तारीख का सबसे पुरस्कार केस है। 2016 में FBI ने हार मानते हुए इस केस को बंद कर दिया और डीबी कूपर नामी शख्स एक मिस्ट्री बन गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।